नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, त्वरित दोहरान श्रृंखला का आज ये 5वां सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो भी टॉपिक्स लगे हुए हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो प्रश्न हो उसके जरिए आपकी उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तरफ काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ विद्वानों के नाम हैं, क्योंकि अक्सर इनमें से कोई भी परिभाषा देकर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है या काव्य की ये परिभाषा किस विद्वान की है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसका अर्थ क्या है और वो किस आचार्य की है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। काव्य की निम्नलिखित परिभाषाओं को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहली परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। दूसरी है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तीसरी है शब्दार्थौ सहितो वक्र व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणीम। और चौथी है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। और पांचवी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और यहां है कुंतक, विश्वनाथ, भामह, पंडित राज जगन्नाथ और मम्मट। तो सबसे पहली परिभाषा पर बात करते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इस पंक्ति को पहले तो हम अर्थ का अर्थ समझ लेंगे ताकि आप इसे कभी भूलें नहीं। और इसमें जो कीवर्ड है दोस्तों, रमणीयार्थ, इस शब्द को आप याद रखेंगे। रमणीय यानी मन को सुंदर लगने वाले, अर्थ को शब्द अर्थ के माध्यम से विषय की प्रस्तुति करने वाले, शब्द से जुड़े हुए, शब्द के द्वारा रचे गए को काव्य कहते हैं। यानी वह साहित्यिक रचना जो रमणीय यानी मन को अच्छे लगने वाले अर्थ का प्रतिपादन करती है, वो काव्य है। और इस परिभाषा के विद्वान आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। यानी रमणीय अर्थ जहां आएगा वहां आप जोड़ लेंगे पंडित राज जगन्नाथ को। दूसरी है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यानी जो दोष रहित है, यानी तद द में अ है तो तद अदोषौ, यानी जो दोष रहित है, शब्द और अर्थ से के सहभाव से युक्त है, सामंजस्य से युक्त है, गुणों से युक्त है और अनलंकृत है यानी अलंकार रहित है, उसे क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। उस ऐसी कृति को काव्य कहा जाता है। यानी ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आचार्य मम्मट की। यानी पहले तो आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 5 नंबर। अब मम्मट में क्या याद रखना है आपको? दोष रहित, गुणों से युक्त और अनलंकृत। यानी अनलंकृत का मतलब है कि काव्य में जहां आवश्यकता हो वहीं पर केवल अलंकारों का प्रयोग हो, ऐसे शब्द और अर्थ के सामंजस्य को काव्य कहते हैं। शब्दार्थौ सहितौ वक्र व्यापारशालिनीम बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणीम। और यह परिभाषा है आचार्य कुंतक की। यानी फिर आएगा 1, अब कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना था। तो जिस परिभाषा में वक्र व्यापारशालिनी आएगा उसे आप कुंतक से जोड़ देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका कीवर्ड यही है। तीसरी है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है और यह चिर परिचित परिभाषा है भामह की। फिर आएगा 3 और उसके बाद है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यानी काव्य वह है जिसमें सरस वाक्य लिखे गए हैं, यानी सरस वाक्यों से युक्त ही काव्य है, साहित्य रूप ही काव्य है। और यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। फिर आएगा 2, यानी अर्थ उत्तर होना चाहिए 4, 5, 1, 3 और 2। आइए कूट देखते हैं। 4, 5, 1, 3, 2 यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मम्मट ने निम्नलिखित में से किसे काव्य हेतु नहीं माना? प्रतिभा, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। काव्य हेतु क्या है? हेतु का मतलब होता है कारण। यानी जिन कारणों से प्रेरित होकर कोई भी कवि रचना करता है उसे काव्य हेतु संस्कृत आचार्यों ने कहा है। और
यहां पर बात पूछी गई है कि मम्मट ने किसे काव्य हेतु नहीं माना, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिभा को मम्मट ने काव्य का हेतु नहीं माना। उनकी दृष्टि में काव्य हेतु कौन है? 3 है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने प्रतिभा को महत्व नहीं दिया। प्रतिभा के महत्व को स्वीकार तो किया, लेकिन उसे काव्य का हेतु नहीं माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में रखने हैं, मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। उन्होंने ये पंक्ति याद रखेंगे, कवित्व के बीज रूप संस्कार विशिष्ट को प्रतिभा कहा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मम्मट के अनुसार प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा है कवित्व के बीज रूप संस्कार विशिष्ट प्रतिभा है। किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार। लेकिन उसे काव्य का हेतु नहीं माना। यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिभा के 2 भेद माने? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर और दंडी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन्होंने, राजशेखर ने प्रतिभा को 2 भागों में विभाजित किया, कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। आंसर हुआ सी। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने, कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। कारयित्री प्रतिभा क्या है? जो काव्य सृजन की प्रतिभा है, जिस प्रतिभा के कारण कोई भी कवि काव्य की रचना करता है, वो तो कारयित्री प्रतिभा है, यानी करने वाली प्रतिभा। और भावयित्री प्रतिभा क्या है? जो हम किसी भी काव्य को लिखते हैं, उसके मूल में जो भाव होते हैं, कवि हमेशा ऐसे ही भाव अभिव्यक्त नहीं करता दोस्तों। उससे पहले उसे उन भावों की अनुभूति अपने हृदय में करनी पड़ती है। तो भावों को अनुभव करने की जो क्षमता है, उसे राजशेखर ने कहा भावयित्री प्रतिभा। तो 2 तरह की प्रतिभा उन्होंने बताई, कारयित्री प्रतिभा जो सृजन करने की क्षमता है, सृजन करने की सामर्थ्य है, और भावयित्री प्रतिभा जिन भावनाओं को कवि काव्य में अभिव्यक्त करने वाला है, उन्हें अनुभूत करने की, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करने की जो प्रतिभा है, वो है भावयित्री प्रतिभा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदनशील है, जिसमें अनुभव करने की क्षमता है, वही सृजन की क्षमता से युक्त होता है। तो राजशेखर ने कारयित्री प्रतिभा के भी, आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उन्होंने भावयित्री और कारयित्री प्रतिभा 2 भेद माने, लेकिन कारयित्री प्रतिभा को आगे और 3 भागों में विभाजित किया। सहजा प्रतिभा, सहजा कारयित्री, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा जो जन्मजात प्रतिभा होती है, आहार्या जो प्रयत्न पूर्वक अर्जित की जाती है, और औपदेशिकी जो शिक्षा और ज्ञान, धर्मशास्त्रों के आदि के ज्ञान के कारण जो अर्जित की जाती है, वो औपदेशिकी प्रतिभा होती है। तो इन तीनों को उन्होंने कहां माना? कारयित्री प्रतिभा के भेद के रूप में माना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशेखर के अनुसार कारयित्री प्रतिभा का भेद नहीं है? तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश को काव्य का प्रयोजन माना? काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन है, देखिए, जिस कारण से हम सृजन करते हैं, यानी कवि सृजन करते हैं, वो तो काव्य का है हेतु। लेकिन जो उद्देश्य लेकर सृजन किया जाता है, वो है प्रयोजन। तो यहां पर ऑप्शंस हैं, भरत मुनि, भट्टतौत, मम्मट और विश्वनाथ। तो दोस्तों धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश, यानी धर्म की स्थापना के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, आयुष्य के लिए यानी लंबे उम्र के लिए, हित यानी लोक कल्याण के लिए, बुद्धिवर्धन ज्ञान की वृद्धि के लिए, और लोक को उपदेश देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से जिस आचार्य ने इन्हें प्रयोजन माना है, यानी काव्य की रचना की जाती है, वो है आचार्य भरत मुनि। इन्होंने नाट्य शास्त्र में यह मत प्रस्तुत किया है, और प्रश्न का उत्तर हुआ ए। आगे चलते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये पंक्तियां परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य प्रयोजन के विषय में उक्त कथन किसका है। तो आपको पता होना चाहिए, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद भविष्यति। कि श्रेष्ठ नाट्य कौन सा होगा? जिसका प्रयोजन होगा धर्म, यश, आयुष्य, हित, बुद्धि की वृद्धि, लोकोपदेश, जो जन को लोकोपदेश देगा, जो ज्ञान वर्धन करेगा, जो लोक कल्याण करेगा, जिससे यश की प्राप्ति होगी, आयु की प्राप्ति होगी, और जो धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, वही
श्रेष्ठ काव्य के प्रयोजन हैं। तो इनको भरत मुनि ने माना, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, रसाभिव्यक्ति के कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि 5 भेद माने गए हैं। तो दोस्तों, रसाभिव्यक्ति के कारण विभाव कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। विभाव का मतलब ही होता है रस की अभिव्यक्ति के कारण, क्योंकि रस, विभावों के जागृत होने पर ही रस की अभिव्यक्ति, रस का उद्रेक होता है और हमारा जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन जिसको देख करके भाव उत्पन्न होता है और उद्दीपन जो जगाने वाली क्रियाएं हैं। आलंबन में 2 पक्ष होते हैं, एक तो विषय और एक आश्रय। जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है वो है विषय और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है वो है आश्रय, बिल्कुल सही है। और उद्दीपन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक तो आलंबन की चेष्टाएं होती हैं और दूसरा बाह्य परिवेश, वातावरण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं, ये कथन गलत है। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी, अनुभाव नहीं कहलाएंगी। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो भाव उत्पन्न होंगे वो अनुभाव कहलाएंगे। तो यही सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि 5 भेद माने गए हैं। आंगिक, अंग संचालन के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। मानसिक यानी हृदय में भाव उत्पन्न करना, जैसे होना हर्ष, शोक आदि के भाव जो मस्तिष्क में, हृदय में उत्पन्न होते हैं। वाणी के द्वारा भाव अभिव्यक्त करना। आहार्य, साज सज्जा के द्वारा भाव जागृत होना। और सात्विक भाव होते हैं जो स्वतः जागृत होते हैं। देखिए, इसमें से ये जो 4 हैं ये तो है यत्नज, प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बोलने के लिए, अंग संचालन के लिए, इन सब के लिए, साज सज्जा के लिए, सबके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन सात्विक अनुभाव होते हैं अयत्नज। इसके भी आगे 8 भेद माने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? जो स्थायी भावों के जागृत होने के बाद उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव होते हैं, अभी मैंने स्पष्ट किया। भरत मुनि ने वाणी और अंगों के द्वारा की गई ऐसी क्रियाओं को अनुभाव कहा जो अर्थ का भेद करा दें। तो ये अनुभाव की परिभाषा हो गई, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण की व्याख्या में निम्न में से क्या नहीं कहा? ए, विभावादि साधारणीकृत होकर अपनी विशिष्टता का परित्याग करते हैं। इन कथनों को समझने के लिए दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, तब आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो विभाव आदि यानी विभाव यानी कौन से विभाव? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव साधारणीकृत होते हैं, यानी साधारण बन जाते हैं, अपनी विशिष्टता का परित्याग कर लेते हैं। साधारण बनना क्यों जरूरी है? साधारण बनना इसलिए जरूरी है क्यों, ताकि जो दर्शक या श्रोता उसे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके भावों के साथ उसकी एकता स्थापित हो, उसका तादात्म्य स्थापित हो। तो यह कथन बिल्कुल सही है। सहृदय के साधारणीकरण के साथ ही उसके भीतर संस्कार रूप में विद्यमान स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए नायक नायिका तो मंच पर अपनी विशिष्टता को त्याग कर साधारण स्त्री पुरुष के रूप में अभिनय कर रहे हैं, और जो सहृदय श्रोता या पाठक उसको देख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं या उसे सुन रहे हैं, उनके हृदय में जैसे करुण रस का अगर दृश्य चल रहा है, तो जो स्थायी भाव है करुण का, शोक, किसके हृदय में? दर्शक के, पाठक या श्रोता के हृदय में वो जागृत होता है। और उसके जागृत होने के कारण क्या होता है? उसका भी साधारणीकरण हो जाता है। तभी दोस्तों आपने देखा होगा कि हम कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं और उसमें अचानक कोई करुण दृश्य आता है, तो उस नायक नायिका जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनके साथ साथ हमारी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। यही है वास्तव में साधारणीकरण, क्योंकि उस एक विशेष क्षण में हमें लगता है कि ये जो पीड़ा है ये इस व्यक्ति की नहीं है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बल्कि ये हमारी अपनी स्वयं की है।
और यही है साधारणीकरण, क्योंकि हम उस समय अपने पराये तेरे मेरे के भेदभाव से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। विभावादि के साधारणीकरण की प्रक्रिया में नायक नायिका की विशिष्टता बनी रहती है, यह कथन गलत है, क्योंकि जब यहां हम कह चुके कि अपनी विशिष्टता का परित्याग करते हैं तो विशिष्टता बने रहने का प्रश्न ही नहीं है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे है, साधारणीकरण के कारण लौकिक जगत में विद्यमान ममत्व, परत्व, ताटस्थ्य प्रधान संबंध तिरोहित हो जाते हैं और सहृदय लौकिक सुख दुख से ऊपर उठकर विलक्षण आनंद का अधिकारी बन जाता है। यानी जहां बैठकर हम नाटक देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, बहुत सारे स्नेह संबंध हैं, बहुत सारे ईर्ष्या के संबंध हैं, तरह तरह के संबंध हैं, लेकिन उस एक विशेष क्षण में जब हमारे अस्थायी भाव जागृत होकर साधारणीकृत हो जाता है, हम उन सारे रिश्तों नातों को भूल जाते हैं और हमें केवल एक बात याद रहती है, जो सामने हमें दिखाई दे रहा है वही हमारे लिए सच्चा संबंध होता है उस एक क्षण विशेष के लिए। यानी सारे संबंध हमारे तिरोहित हो गए, गायब हो गए। तो यही साधारणीकरण है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ इसका सी। ध्वनि सिद्धांत के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या ध्यान रखना है? आनंदवर्धन ध्यान रखना है, 9वीं शताब्दी ध्यान रखना है और ध्वन्यालोक। तीन चीजें इसमें, एक विकल्प में तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्रम से लगाने के लिए आचार्यों का आए कालक्रम के अनुसार, तो 9वीं शताब्दी आपको पता होना चाहिए, आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक पता होना चाहिए, ताकि आप ये जान सकें कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से ग्रंथ में किसके द्वारा किया गया। दूसरा विकल्प है, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। बिल्कुल सही है। तीसरा है, ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण का स्फोटवाद है। यह भी बिल्कुल सही है। डी है, ध्वनि सिद्धांत में व्याकरणिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है। यही कथन असंगत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अब स्फोटवाद क्या है? स्फोटवाद का मतलब है ये दोस्तों कि जो शब्द है उसका जो एक शब्द के दो तरह के अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है सामान्य अर्थ, एक उसका होता है व्यंजित अर्थ। तो ध्वनि सिद्धांत में उस व्यंजित अर्थ जो ध्वनित होता है, शब्द के साधारण अर्थ को समझकर जिसकी अनुभूति नहीं होती, जो समझ में नहीं आता, बल्कि जो व्यंजित अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजित अर्थ को हम ध्वनि सिद्धांत में अधिक महत्व देते हैं और इसलिए इसका व्याकरण का स्फोटवाद इसका आधार है। लेकिन इसमें व्यंजित अर्थ को महत्व दिया गया है, इसका आधार व्याकरण का स्फोटवाद है। यह बात भी सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ध्वनि सिद्धांत में आनंदवर्धन कहते हैं कि व्याकरणिक नियमों का यदि कृति में पालन नहीं किया गया तो वो कोई कृति नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। व्याकरणिक नियमों के पालन पर बल नहीं दिया गया है। यह कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। वक्रोक्ति के विषय में आचार्य कुंतक का मत नहीं है। यानी कौन सी तीन बातें इसमें से ऐसी हैं जो आचार्य कुंतक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धांत में कही और कोई एक बात ऐसी है जो उन्होंने नहीं कही। कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र कवि व्यापार एवं सहृदय को आनंदित करने वाली कहा। बिल्कुल सही है। अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी काव्य की, तद्विद आह्लादकारिणी, तो वो बात यहां बिल्कुल सही स्पष्ट हो रही है। बी है, कुंतक ने वक्रोक्ति को मात्र एक अलंकार माना। यही कथन गलत है, क्योंकि वक्रोक्ति को उन्होंने केवल एक अलंकार नहीं माना बल्कि व्यापक अर्थ में उसे ग्रहण किया, और उसे व्यापक अर्थ में अगर ग्रहण नहीं करते तो उसे काव्य की आत्मा कैसे घोषित कर सकते थे। कुंतक ने वक्रोक्ति को मात्र शब्द की क्रीड़ा तक सीमित नहीं रखा, यानी शब्द के खेल तक नहीं सीमित रखा, बल्कि उसको बहुत गहराई से स्वीकार किया, क्योंकि यहां भी पाठक जो वक्ता है वो कुछ और बात कहता है और उसका श्रोता कोई और अर्थ निकालता है। यानी यहां भी वक्रोक्ति का अर्थ है वक्रतापूर्ण कथन, यानी जिसमें बात किसी और उद्देश्य से की जाए और सुनने वाला किसी और उद्देश्य से ग्रहण करे। कुंतक के अनुसार काव्य में चमत्कार सृष्टि के लिए कवि अपनी प्रतिभा द्वारा गुण, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि जो वक्रोक्ति के ही अंग हैं उनका प्रयोग करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? ये कथन सभी सही है, सिर्फ एक ये कथन गलत है कि यदि कुंतक वक्रोक्ति को मात्र एक अलंकार मानते तो वो उसे काव्य की आत्मा नहीं मान सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कहा जा रहा है कि शब्द क्रीड़ा तक सीमित नहीं रखा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उन्होंने वक्रोक्ति के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया? व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। उसका मतलब है काव्य गुण भी वक्रोक्ति में समाहित हैं, अलंकार भी, रीति भी, रस भी, ध्वनि भी, ये सब उन्होंने वक्रोक्ति के अंग माने।
ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उन्होंने वक्रोक्ति को केवल एक अलंकार नहीं या केवल एक शब्द क्रीड़ा नहीं माना, बल्कि उसे व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अलंकारों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन निर्धारण कीजिए। ए, काव्य में कारण के बिना ही कार्य का होना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। बिल्कुल गलत है। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। बिल्कुल सही है। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। किसी शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। यह भी बिल्कुल सही है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह एक कथन गलत क्यों है? इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि काव्य में कारण के बिना ही कार्य हो रहा है। यदि कारण है नहीं लेकिन कार्य संपन्न हो रहा है तो यह वक्रोक्ति नहीं, कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। और अभी मैंने वक्रोक्ति के विषय में बताया आपको कि जब कोई वक्ता किसी विशेष अर्थ में किसी भी कथन को कहता है और श्रोता उसे भिन्न अर्थ में ग्रहण कर बात को उत्तर देता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब आपको क्या ध्यान रखना है? वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता वक्ता के कहे हुए कथन या शब्द का भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दोस्तों आप कभी भूलेंगे नहीं। राधा और कृष्ण के संवाद चल रहे हैं और कृष्ण राधा के द्वार पर जाते हैं। ऐसी कल्पना कीजिए। तो राधा अंदर से पूछती हैं, जब द्वार खटकाया जाता है तो राधा अंदर से पूछती हैं, कौन तुम? कृष्ण बाहर से जवाब देते हैं, घनश्याम। तो राधा को पता है, वो सब समझ रही है कि घनश्याम का मतलब कृष्ण है और उन्हें पहले से पता है कि कृष्ण ही आए हैं, लेकिन वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वो कहती हैं, तो घनश्याम हो तो बरसों कहूं जाए, कि भाई बादल हो तो यहां क्या कर रहे हो, यहां तुम कहीं जाकर वर्षा करो। तो घनश्याम को यहां वो कृष्ण के अर्थ में ग्रहण नहीं करती बल्कि बादल के अर्थ में ग्रहण करती हैं। तो ये एक वक्रोक्ति का ऐसा उदाहरण है जो रोचक भी है और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता वक्ता के कहे हुए कथन या शब्द का भिन्न अर्थ ग्रहण करता है और इसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और पाठक, सहृदय पाठक जो है वो आनंद प्राप्त करते हैं। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति जहां चित्रित की जाती है वहां विभावना अलंकार होता है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ब्रह्म के विषय में कहा है। जिसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी कर्म करता है, पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो आगे चलते हैं। छंद के विषय में निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। बिल्कुल सही है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह गलत है। विषम चरण का मतलब क्या है? पहला और तीसरा चरण, और सम चरण का मतलब है दूसरा और चौथा। तो विषम चरणों में दोहे के 11-11 नहीं बल्कि 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होते हैं दूसरा और चौथा उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी यह कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। बिल्कुल सही है। द्रुत विलंबित वर्णिक समृद्ध छंद है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। वयण सगाई अलंकार के विषय में असत्य कथन है। वयण सगाई एक अर्थालंकार है। बिल्कुल गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए, क्योंकि वयण सगाई शब्दालंकार है। जिस तरह से हिंदी साहित्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है जो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसी तरह से जो राजस्थानी काव्य है उसमें वयण सगाई एक शब्दालंकार है जिसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसका दूसरा कथन है, वयण सगाई अलंकार का प्रयोग विशेषकर डिंगल काव्य में किया जाता है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थानी काव्य में इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कविता के किसी चरण के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर उसी चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर से मेल खाता हो, वहां वयण सगाई अलंकार होता है। यानी वयण का मतलब है वर्ण, सगाई मतलब है संबंध, वर्णों का संबंध। यानी कोई भी काव्य पंक्ति जिस यानी क से शुरू हो रही है तो उस काव्य पंक्ति का जो चरण है पूरा, उसका अंतिम शब्द भी क से ही प्रारंभ होना चाहिए, वहां पर वयण सगाई अलंकार होगा। यह कथन बिल्कुल सही है। वयण सगाई का अर्थ है वर्णों का संबंध, ये तो स्पष्ट कर दिया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। आगे चलें। प्लेटो के काव्य विषयक दृष्टिकोण के विषय में असंगत कथन है।
प्लेटो काव्य सृजन के मूल में दैवीय प्रेरणा में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। प्लेटो ने मनोरंजन को काव्य का महत्तम उद्देश्य माना, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्लेटो केवल और केवल उस काव्य को ही सही मानते थे जो नैतिक उपदेश देता है, सदाचार का संदेश देता है। नमस्कार दोस्तों, इसलिए मनोरंजन को काव्य का उद्देश्य मानना डॉक्टर उनका बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो इस प्रश्न का सही दोस्तों, उत्तर त्वरित हुआ दोहरान बी। श्रृंखला का आगे प्लेटो ने 5वां सामाजिक सत्र है और उपादेयता आज के से सत्र रहित, में यानी हम सामाजिक बात करने महत्व वाले नहीं है हैं जिस काव्य का, भारतीय और और नैतिकता पाश्चात्य की काव्यशास्त्र के मूल्य का के की जो भी स्थापना नहीं करता, topics जिस लगे व्यक्ति हुए जो हैं, कविता उसका समर्थन RPSC नहीं किया, assistant बिल्कुल professor सही के बात है। पाठ्यक्रम में उन पर प्लेटो आधारित का महत्वपूर्ण प्लेटो प्रश्नों काव्य पर में बात देवताओं करेंगे के और मेरी कुटिल पूरी पापी कोशिश रहेगी षड्यंत्रकारी कि जो जो प्रश्न लालची हो और उसके असत्यवादी जरिए रूप चित्रण के विरोधी थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब ये इस मत को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी प्लेटो में? क्योंकि प्लेटो के समय में जिस तरह का काव्य वहां लिखा जा रहा था यूनान में, वहां अक्सर इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिल रही थी, जहां नैतिकता विहीन कविता लिखी जा रही थी, क्षुद्र मानवीय भावों की अभिव्यक्ति की जा रही थी, जो कि समाज पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। इस स्थिति में और देवताओं को इस रूप में चित्रित किया जा रहा था। यही कारण है कि प्लेटो को इस तरह का मत काव्य के विषय में प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चले। प्लेटो ने युगीन कविता के विषय में क्या नहीं कहा? कविता सत्य से दूर है क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है, यानी अनुकरण का अनुकरण है, बिल्कुल सही है। कविता छाया चित्र है और उसकी उत्पत्ति अज्ञान मूलक है क्योंकि वह सत्य ज्ञान पर आधारित नहीं है, क्योंकि अनुकरण का अनुकरण है तो यथार्थ है ही नहीं उसमें, इसलिए कविता को उन्होंने छाया चित्र कहा। यह कथन भी बिल्कुल सही है। कविता क्षुद्र मानवीय भावों से उत्पन्न होती है और उन्हीं क्षुद्र भावों का वर्णन करती है, क्योंकि उनके समय में ऐसा हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ये कथन भी बिल्कुल सही है। कविता मानव जाति के कल्याण का माध्यम होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, प्लेटो ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है। अरस्तु के अनुसार हर दृश्यमान वस्तु का एक आदर्श रूप होता है जिसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। अरस्तु ने ऐसा कहा। अरस्तु कहता है कि इस दृश्यमान बाह्य जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो उसका एक आदर्श रूप होता है, और कलाकार जब उसे देखता है तो उसे उसकी दृष्टि कहां जाती है? उस अपूर्णता, उस अधूरेपन पर जाती है। और यही कारण है कि वो अपनी कला के द्वारा, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो या काव्य कला हो, उसके द्वारा वो उस अपूर्ण स्वरूप को पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अरस्तु के अनुसार काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। ये कथन गलत है, क्यों? और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत कथन है। आंसर हुआ बी। क्योंकि ये किसने कहा कि बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना अनुकरण है? ये कथन प्लेटो का है, अरस्तु का नहीं। क्योंकि प्लेटो ही कहते थे कि बाह्य वस्तुओं का जो वास्तविक अनुकरण है वो काव्य में बाह्य जगत, जो भी दृश्यमान जगत है, उसका अनुकरण कर जो प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। ये परिभाषा किसकी है? ये विचार किसके हैं? प्लेटो के हैं। क्योंकि अरस्तु, आगे की पंक्ति में आपको समझ में आ जाएगा, अरस्तु अनुकरण करने, नकल करने, हूबहू नकल करने को अनुकरण नहीं मानते थे। वे सृजन की प्रक्रिया, कार्य की जो प्रक्रिया है उसके अनुकरण को अनुकरण मानते थे। अरस्तु का मत था कि कवि प्रकृति या वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं करता, जो कि प्लेटो का मत था, अपितु वह प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। क्यों ऐसा कहा अरस्तु ने? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर दृश्यमान वस्तु का एक आदर्श रूप होता है, यानी जो सृजन प्रक्रिया है उसको देख रहा है और उसमें अधूरापन देख रहा है कलाकार, तो उसे पूर्ण करना अपनी कला के माध्यम से उसका लक्ष्य हो जाता है। और यही कारण है कि वो, उन्होंने कहा कि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। यदि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण कलाकार नहीं करता तो उसे उस अपूर्णता का एहसास नहीं होता और ना ही उसके मन में वो आदर्श रूप होता किसी भी वस्तु का, किसी भी दृश्य का। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अरस्तु के अनुसार वस्तु का अपूर्ण रूप कलाकार के हृदय को प्रभावित करता है और उसे पूर्णता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। स्मरणीय बिंदु, अरस्तु ने माना कि कवि प्रकृति या वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं करता, अपितु वह प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। प्लेटो ने माना कि काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। आपको ये जो अनुकरण का के विचार में जो अंतर है अरस्तु और प्लेटो में, इसको यहां पर इसलिए लिखा गया है खासतौर पर ताकि आपको ये अंतर समझ में आए कि यहां अनुकरण है सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका वैसा का वैसी नकल करना प्लेटो,
लेकिन वहां प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करना अनुकरण है। ये दोनों में भिन्नता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि अनुकरण के विषय में अरस्तु और प्लेटो की विचारधारा में प्रमुख अंतर क्या है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आगे चलें। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की नैतिक व्याख्या है, मनोविकारों के उत्तेजन के बाद उद्वेग का शमन और तज्जन्य मानसिक विशिष्टता से भावात्मक रुग्णता से मुक्ति। बिल्कुल सही है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत तर्क वितर्क से प्राप्त आत्मिक संतुष्टि, धार्मिक उन्माद से युक्त नृत्य और संगीत द्वारा मनोविकारों की निष्कृति से प्राप्त आनंद, और करुणा और त्रास की अभिव्यक्ति के माध्यम से कलात्मक संतुष्टि। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की नैतिक व्याख्या क्या है। तो नैतिक व्याख्या है ये। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं अरस्तु? मनोविकारों के उत्तेजन के बाद, जब भी कभी हम कोई दृश्य देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो हमारे जो मनोविकार हैं वो उत्तेजित होते हैं, और हमारे मन में किसी भी परिस्थिति के कारण जो दूषित विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार, उन विचारों की शांति हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में उस दृश्य को देखकर श्रेष्ठ उत्कृष्ट जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। और उद्विग्नता जो हमारे मस्तिष्क में है, जो चिंता, जो टेंशन, जो तनाव, जो कुछ भी है, वो समाप्त होता है, और उससे हमारा मानसिक विस्तार होता है, हमारे हृदय में उदार भावों की का विस्तार होता है। और इसलिए क्या होता है, मनुष्य ऐसे दृश्यों को देखकर, अरस्तु का मानना था, भावात्मक रुग्णता यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो कुंठाएं हैं उनसे वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो विरेचन का मतलब ये है। और एक बिंदु और आपको ध्यान में रखना है कि विरेचन, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने विरेचन के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया। तो आपको ध्यान रखना है, कैथारसिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अब ध्यान में क्या रखना है, स्मरणीय बिंदु, अरस्तु के बाद उनके व्याख्याकारों ने, उन्होंने विरेचन सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? अरस्तु ने। और उनके व्याख्याकारों ने उनकी 3 तरह से व्याख्या की: नैतिक व्याख्या, धर्मपरक व्याख्या और कलापरक व्याख्या। हमने जो विरेचन का पढ़ा वो नैतिक व्याख्या के संबंध में प्रश्न था, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि नैतिक व्याख्या के अतिरिक्त धर्मपरक और कलापरक व्याख्या क्या है। तो विरेचन की धर्मपरक व्याख्या यह है कि धार्मिक उन्माद से युक्त नृत्य और संगीत द्वारा मनोविकारों की निष्कृति से प्राप्त आनंद। आपने देखा होगा, जब कभी आप किसी पूजा के धार्मिक आयोजन में जाते हैं और वहां पर जो भजन आदि हो रहे होते हैं, उस संगीत लहरी में डूबकर आप विशेष आनंद प्राप्त करते हैं, और वही है धार्मिक व्याख्या का सार। क्योंकि धार्मिक उन्माद में डूबकर आपके जो श्रेष्ठ विचार हैं वो उत्कृष्ट हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, उनका विस्तार हो जाता है, और जितने भी विकृत विचार हैं वो सब दब जाते हैं, उनकी शांति हो जाती है, और उनसे निष्कृति यानी उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तो हुई धार्मिक व्याख्या। विरेचन की कलापरक व्याख्या क्या है? करुणा और त्रास की अभिव्यक्ति के माध्यम से कलात्मक संतुष्टि, यानी कलाकार जब कोई कलाकृति बनाता है, चाहे मूर्ति हो, चाहे चित्र हो या काव्य कला हो, तो उसमें करुणा और त्रास का वर्णन करके वो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और इसी तरह से पढ़ने वाला या दर्शक, नाटक देखने वाला या सुनने वाला, वो भी उसी तरह की संतुष्टि प्राप्त करता है, और ये है उसकी कलात्मक व्याख्या। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के विषय में गलत कथन छांटिए। अरस्तु ने त्रासदी को कार्य व्यापार का अनुकरण माना। त्रासदी क्या है, सरल शब्दों में समझ लेंगे। किसी भी काव्यकृति क्या, गद्य भी हो सकता है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जब अंत दुखमय है तो वो होगी त्रासदी यानी ट्रेजेडी। तो उसी की बात यहां पर की जा रही है। अरस्तु ने त्रासदी को कार्य व्यापार का अनुकरण माना, बिल्कुल सही है। अरस्तु ने त्रासदी को घटना या पात्रों का वर्णन माना, यह बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम आगे समझ लेंगे। अरस्तु ने त्रासदी के कथावस्तु, पात्र, चरित्र, भाषा शैली, विचार, दृश्य संयोजना और गीत योजना नामक 6 तत्व माने। जब अरस्तु मान रहे हैं कि त्रासदी श्रेष्ठ त्रासदी तभी बन सकती है जब उसमें कथावस्तु अच्छी हो, पात्र भी उसके अनुकूल हो, भाषा शिल्प भी उसी के अनुकूल हो जो विषय वस्तु चुनी गई है, उसमें विचार भी उसी के अनुकूल हो, दृश्य संयोजन, क्योंकि नाटक के संदर्भ में बात हो रही है तो दृश्य संयोजन भी अच्छा हो, और उन भाव विशेष को अभिव्यक्त करने के लिए प्रभावशाली ढंग से गीत योजना भी अच्छी हो। तो ये 6 तत्व वो त्रासदी के मानते हैं। तो केवल त्रासदी को घटना या पात्रों का वर्णन मानना अरस्तु के लिए संभव ही नहीं है। तो यही गलत कथन है। आंसर हुआ बी।
अगला है, अरस्तु ने सभी काव्य रूपों में ट्रेजेडी नाटक को उत्कृष्ट माना। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे विरेचन होता है, इसलिए उन्होंने ट्रेजेडी नाटक यानी दुखांत नाटकों को सर्वश्रेष्ठ माना। आगे चलें। लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत में निहित मान्यता नहीं है। लॉन्जाइनस के अनुसार वैचारिक उत्कृष्टता कवि में प्रकृति जन्य होती है, यानी जन्मजात होती है, स्वभाव से होती है। बिल्कुल सही है। लॉन्जाइनस ने भावावेग की तीव्रता को अनिवार्य माना, क्योंकि भव्य आवेग में आत्मोत्थानकारी उत्कृष्ट भाव होते हैं। आत्मोत्थानकारी उत्कृष्ट भाव कौन से होते हैं? जो हमें ऊपर उठाते हैं, सांसारिक जो मेरा तेरा है उससे ऊपर उठाते हैं, वो आत्मोत्थानकारी उत्कृष्ट भाव होते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक स्वयं ही लोकोत्तर यानी इस संसार से ऊपर उठ जाता है। कुछ एक क्षण विशेष, कुछ एक निश्चित समय के लिए स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। ये उदात्तता है। बिल्कुल सही है। लॉन्जाइनस ने काव्य के भाव प्रवाह में अलंकारों के प्रयोग को अनुचित माना। यह कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लॉन्जाइनस ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि अलंकारों का प्रयोग गलत है या भाव की अभिव्यक्ति में बाधक है, बल्कि उन्होंने कहा कि अलंकारों का यदि समुचित संतुलित प्रयोग किया जाए, यानी विषय वस्तु प्रसंग स्थिति घटना आदि के अनुसार, भाव आदि के अनुसार अलंकार का प्रयोग किया जाए, तो वो काव्य को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। और यदि अनावश्यक प्रयोग किया जाए अलंकारों का, तो वो काव्य के भाव प्रवाह में बाधक उत्पन्न होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। लॉन्जाइनस ने गरिमामय रचना विधान में रचनागत सामंजस्य पर बल दिया। यह बिल्कुल सही कथन है। अब आपको देखना है गरिमामय रचना विधान क्या है। विषय वस्तु भी गरिमामय हो, महिमा से युक्त हो, उसी के अनुसार शिल्प भी गरिमामय हो, उसमें जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो भी गरिमामय हो, और उसका जो शिल्प विधान है वो भी गरिमामय हो। अब रचनागत सामंजस्य क्या है कि जिस तरह की विषय वस्तु चुनी गई है उसी के अनुसार शिल्प उसमें हो, दोनों का उचित सामंजस्य हो। यदि विषय वस्तु गरिमा में हो गई है लेकिन शिल्प उसके अनुकूल नहीं है, तो रचना प्रभावशाली होगी ही नहीं। गरिमा में विषय वस्तु के लिए गरिमा में रचना विधान का होना अनिवार्य है, ऐसा मानते थे लॉन्जाइनस। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चले। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के विषय में कौन सा कथन असंगत है? क्रोचे ने प्रत्येक पूर्ण कलाकृति को एक अखंड इकाई माना। बिल्कुल सही है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति ही अभिव्यक्ति है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। सहजानुभूति यानी किसी भी दृश्य को देखकर जो हृदय में अनुभूति होती है वही अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार कला का जन्म कलाकार के अंतर्मन में ही हो जाता है, जिसे बाह्य अभिव्यक्ति देना या न देना कलाकार का विकल्प है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्रोचे ने ऐसा कहा था और इसी कारण उनके इस सिद्धांत की आलोचना भी बहुत की गई। क्रोचे ने कला सृजन को एक नैतिक प्रक्रिया माना। यह कथन बिल्कुल गलत है। उन्होंने नैतिक प्रक्रिया नहीं माना बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया माना। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना में प्रमुख अंतर क्या है? प्राथमिक कल्पना समन्वयकारी शक्ति है और विशिष्ट कल्पना रूपांतरकारी शक्ति है। बिल्कुल सही है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। आगे के विकल्पों पर भी बात करते हैं। प्राथमिक कल्पना वस्तु को देखने से संबंधित है और विशिष्ट कल्पना वस्तु चिंतन से। बिल्कुल गलत है। प्राथमिक कल्पना में बुद्धि तत्व प्रधान है और विशिष्ट कल्पना में भाव तत्व। ये भी गलत है। प्राथमिक कल्पना में सौंदर्य है और विशिष्ट कल्पना में वस्तुओं का अनुकरण मात्र है। ये तीनों कथन बिल्कुल गलत है। बल्कि सही की बात क्या है? कॉलरिज ने कहा कि दो तरह की कल्पना को दो भागों में विभक्त किया, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। जो भी हम देखते हैं बाह्य जगत में, उन सारे दृश्यों को हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पर एकत्रित करने वाली जो कल्पना शक्ति है वो है प्राथमिक कल्पना। और उन सब में से बेकार वस्तुओं को, दृश्यों को निकालकर उनसे एक नई आकृति बनाने वाली जो कल्पना है वो है विशिष्ट कल्पना, जो उन सब इकट्ठी किए हुए तत्वों में से एक नया रूप बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलियट के परंपरा सिद्धांत की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? परंपरा मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इलियट ने परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि परंपरा को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही किसी भी
काव्यकृति का सही मूल्यांकन हो सकता है। अगर परंपरा ही नहीं होगी तो हम कैसे किसी भी काव्यकृति का मूल्यांकन करेंगे? तो इसलिए उनका जो ये परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, उसका मूल भाव यही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि परंपरा को हम मृत मानकर छोड़ देते हैं कि ये बेकार है, ये हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है, प्रासंगिक नहीं है, तो ये मानना गलत है। कवि को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंतु इससे भाराक्रांत नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उनका, उन्होंने कहा किसी भी कवि के लिए आवश्यक है कि वो अपने पूर्वकालीन कवियों की जो परंपरा है उसका ज्ञान रखे, क्योंकि जब वो ज्ञान रखेगा तभी उसके अनुरूप श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर वर्तमान जिस युग में वो जी रहा है उसके अनुरूप एक सुंदर काव्यकृति रच सकेगा। लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कोई भी कवि परंपरा का ज्ञान रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके बोझ तले दबकर काव्य सृजन करना गलत बात है। तो उन्होंने कहा परंपरा के बोझ से आक्रांत नहीं होना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। परंपरा विरासत के रूप में अनायास ही प्राप्त हो जाती है, यह बात बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इलियट के परंपरा जो सिद्धांत है उसकी मान्यता के अनुरूप यह कथन बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि उनका मानना था कि परंपरा विरासत से प्राप्त अनायास ही नहीं होती, बल्कि उसे अर्जित करना पड़ता है। जब तक हम परंपराओं के ज्ञान का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम न तो अच्छे और बुरे का निर्णय कर पाएंगे और ना ही एक श्रेष्ठ काव्यकृति या कलाकृति का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए परंपरा को विरासत के रूप में मौजूद होती है वो, लेकिन किसी व्यक्ति को सहज प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है परंपरा को अर्जित करने का। तो ये कथन गलत है। वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत जो बुद्धि है वो परंपरा से अलग नहीं होती, परंपरा से निरपेक्ष नहीं होती, यानी परंपरा सापेक्ष होती है, और विच्छिन्न भी नहीं होती, यानी परंपरा के अनुसार ही आगे व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है। ये बात मानते थे कौन? इलियट। आगे चलें। स्मरणीय बिंदु, इलियट ने परंपरा को गत्यात्मक माना, क्योंकि परंपरा एक जगह एक परंपरा नहीं है कि वहां जाकर रुक गई। परंपराएं निरंतर बनती है। समय जैसे निरंतर गतिमान रहता है वैसे ही परंपराएं भी गतिशील रहती हैं। नित नई परंपराएं बनती हैं, युग के अनुरूप परंपराएं बनती हैं, क्योंकि उनके अनुसार परंपरा प्रयत्न पूर्वक अर्जित तत्व है और इसका महत्वपूर्ण तत्व है इतिहास बोध। प्रश्न पूछा जा सकता है इलियट के अनुसार परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इतिहास बोध। अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद में यह कहा गया है कि जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, यानी मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग में जो संघर्ष हो रहा है, उसके विचारधारा के संघर्ष को अभिव्यक्त करने में साहित्य एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। साहित्य श्रमिक वर्ग और जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उनकी जड़ें भी खोद सकता है। यानी मार्क्सवाद में यह कहा गया कि साहित्य में वो सामर्थ्य है कि वो चाहे तो जो शोषण करने वाले हैं यानी पूंजीपति वर्ग है उनकी शक्ति को मजबूत कर दे, और चाहे तो उनकी जड़ें खोद दे, यानी उनको अस्तित्वहीन कर दे। ये क्षमता है। यह भी कहा गया। वर्ग अचल और अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है। मार्क्सवाद ने ऐसा नहीं कहा। मार्क्सवाद ने कहा कि जो समाज में, कौन से वर्गों की बात हो रही है? समाज में जो वर्ग हैं, अमीर और गरीब वाले वर्ग, उनकी बात हो रही है। तो उन्हें बिल्कुल उन्होंने अचल और अपरिवर्तनशील नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि ये वर्ग हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और हम इन्हें समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य था वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? मार्क्सवादी चिंतक सामाजिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व देते हैं। बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। बिल्कुल सही है। समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए। यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, मार्क्सवादी मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्गयुक्त समाज की स्थापना में मानते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको पिछले प्रश्न में कि मार्क्सवादी क्या मानते हैं? मानव विकास तभी
चरम सीमा पर पहुंचेगा, चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा जब वहां साधन संपन्न वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। वर्ग युक्त समाज तो चाहते ही नहीं मार्क्सवादी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना लेकर के चलते हैं। तो यह कथन गलत है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने का कारण नहीं है भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद और साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। अब यह बात सबसे पहले जाननी जरूरी है कि उत्तर आधुनिकतावादी सोच आखिर है क्या। आधुनिकता से भी आगे की जो सोच है, जो किसी भी वस्तु की, किसी भी विचार की पूर्णता में विश्वास नहीं करती, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, वो उत्तर आधुनिकतावादी है मोटे अर्थ में। भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सबके बीच व्यापारिक आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान जब होता है, राजनीतिक आदान प्रदान, ये सब जब होने लगते हैं तो भूमंडलीकरण होता है। तो भूमंडलीकरण विकसित होने का एक कारण है भूमंडलीकरण। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, इतिहास गवाह है कि ऐसा विश्व में अनेक बार हुआ है। एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति का आधिपत्य का उदाहरण स्वयं हम अपने देश में भी देख सकते हैं। तो ये भी एक कारण है उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने का। सूचना का साम्राज्यवाद, आज मोबाइल, इंटरनेट आदि के जमाने में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलक झपकते पहुंच रही हैं, तो एक तरह से सूचनाओं का साम्राज्य विस्तृत हो गया है। तो यह भी एक कारण है उत्तर आधुनिकतावादी सोच का। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन, ये कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, क्योंकि यहां पर साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हर पूर्ण तो किसी को मान ही नहीं रहे, हर चीज को, हर मान्यता पर, हर विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, इसलिए साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन इसका कारण नहीं है। आगे चलें। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। वो प्रश्न कारण से संबंधित था, अब ये प्रभाव के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है वो छांटना है हमें। ए, संस्कृति और कलाकृतियां भी उत्पाद हो गई, बिल्कुल सही है, यही परिणाम है। संस्कृति और कलाकृतियां, उन सबका बाजारवाद हो गया, बाजार में बिकने वाली वस्तुएं हो गई, ये बिल्कुल सही है। वैशिष्ट्य का महत्व कम हुआ और संख्या का महत्व अधिक हुआ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। वैशिष्ट्य का महत्व कम होने का अर्थ क्या है? वैशिष्ट्य, देखिए पहले जब मशीनीकरण नहीं हुआ था तब कोई भी कारीगर अपने हाथ से दिन भर में 5 वस्तुएं उत्पादित करना, लेकिन उत्कृष्ट उत्पादित करना महत्व समझता था, लेकिन अब हो गया बाजारवाद। तो अब उनके लिए विशिष्टता जरूरी नहीं रही, एक सुंदर कलाकृति की रचना करना उनका उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि एक ही जैसी, थोड़ी कम अच्छी, लेकिन संख्या में अधिक, क्योंकि उससे अधिक आमदनी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए यहां संख्या महत्वपूर्ण हो गई और वैशिष्ट्य का महत्व कम हो गया, यह कथन बिल्कुल सही है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार और सफलता पर नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब ऊपर के कथन में हम कह चुके दोस्तों कि वैशिष्ट्य का महत्व कम हो गया, तो एक साहित्यकार का ध्यान भी अपनी रचना में प्रभाव और उत्कृष्ट रचना करने पर नहीं टिकेगा, बल्कि उसके ज्यादा से ज्यादा प्रसार और सफलता की पर केंद्रित होगा। चाहे वो हल्कम अच्छी रचना लिखे, लेकिन उसका प्रसार, मार्केटिंग उसकी ऐसी करेगा जिससे कि वो क्योंकि उसकी लोकप्रियता आजकल सूचना के साम्राज्यवाद पर निर्भर करती है। तो ये कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत कथन है। आइडियोलॉजी की जगह, यानी उत्कृष्ट विचार अभिव्यक्त करने की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व हो गया, ये हम देख ही रहे हैं, तो ये भी प्रभाव है इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, देरिदा के चिंतन का विरोधी कथन है। देरिदा, जिन्हें विखंडनवाद का जनक कहा जाता है, उनके विषय में बात है। देरिदा के अनुसार विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। विखंडन एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार हो गया विखंडन उसके बाद दोबारा नहीं होगा, ये नहीं है, बल्कि देरिंदा मानते हैं कि ये विखंडन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। देरिंदा नए संदर्भों में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। देरिंदा वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं, ये कथन गलत है, आंसर हुआ डी। अब हम इस पर बात करते हैं कि ये वाक केंद्रित सत्य आखिर हैं क्या। देखिए, देरिंदा ने ये कहा कि जो पहली बात, तो वो अपने बात को स्पष्ट करने के लिए, यानी अपने विखंडनवाद को स्थापित करने के लिए बोली और सुनी गई बातों पर
को आधार नहीं बनाते। तो वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वाणी पर आधारित यानी बोले गए सत्य, अगर मैंने आज एक बात बोल दी तो कल अगर वो लिखित रूप में नहीं है तो कल उस बात को बदला भी जा सकता है, तो उसे सत्य मानते ही नहीं देरिंदा। देरिंदा किसको सत्य मानते हैं? अपनी बात किस पर आधारित कहते हैं? वो कहते हैं जो लिखित रूप है उसके आधार पर अपनी बात कहते हैं, इसलिए वो वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार नहीं करते। और उनका जो विखंडनवाद है उसका एक जो मूल सूत्र है वो ये है कि कोई भी अर्थ, साहित्य में जितनी भी लिखित रचनाएं हैं उनका कोई भी अर्थ पूर्णतः प्रामाणिक अंतिम अर्थ नहीं है। विखंडनवाद का उद्देश्य है उसमें छुपे हुए उस गौड़ अर्थ को तलाश करना। प्रमुख अर्थ की व्याख्या तो हो गई, कोई किसी शब्द की कोई अंतिम व्याख्या नहीं होती, देरिंदा का मानना था, लेकिन उसमें जो गौड़ अर्थ छिपा हुआ है यानी जो जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया उस अर्थ की तलाश करना ही विखंडनवाद है, क्योंकि ये निरंतर नए अर्थों की तलाश की बात पर जोर देते हैं और पुरानी मान्यताओं, पुरानी व्याख्याओं को पूरी तरह से खंडित करते हैं, खारिज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो ये हुआ दोस्तों आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इस सत्र से आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और छोटी छोटी जो भ्रांतियां मन में जन्म ले लेती हैं और जिनके प्रश्न मन में जन्म ले लेते हैं और जिनके सवाल हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके इस सत्र को सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद निश्चित रूप से दूर होने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।